वो सर आ गए। उनसे पढ़ा था ना, जमील से M1। सही पढ़ाया उन्होंने भी। सर आ गए अरबाब। हाँ जी, तो कौन अच्छा पढ़ा रहा है और कौन बुरा पढ़ा रहा है अरबाब, क्या हुआ? सर नहीं वो सर, वो M1 की बात M1 कर की रहा है। बात कर रहा था। सर जमील बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर जमील बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, वेरी गुड जी। सर आप भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट। क्या बात है, वो क्या पढ़ाते हैं जमील साहब? सर M2। M2 क्या होता है? सर कैलकुलस M2 वगैरह। सर सर मैथ। कैलकुलस डेरिवेटिव मैथ्स है, मतलब पूरा। अच्छा अच्छा, M2 उसको कहते हैं आप लोग? जी जी। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। वैसे कैलकुलस मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, बीएससी मैंने जो है वो कंप्यू इसमें मैथमेटिक्स में ही किया हुआ है। अच्छा सर, गुड। हमारे यहाँ वहाँ मेरा पंजाब से जो है वो है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ डबल मैथ होता है जिसके अंदर ये कैलकुलस और ये वो सारी चीज़ें होती हैं। सर आप पंजाब से हैं? जी, मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है। ओह नाइस। सर आप इधर PF कीट में पहली दफा पढ़ा रहे हैं या इससे पहले पढ़ा चुके हैं? ये 3rd सेमेस्टर है मेरा। सर इसके अलावा भी आप कहीं पे पढ़ाते हैं KU वगैरह में या फिर इकरा में? नहीं, मैं बस यहीं पढ़ाता हूँ। फेडरल में बहुत अर्सा पहले पढ़ा चुका हूँ, और वैसे मैं परमानेंट फैकल्टी में जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में होता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर आप विजिटिंग फैकल्टी में हैं? जी, मैं यहाँ विजिटिंग फैकल्टी में। ठीक है सर। ठीक है जी, तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो एरिया है, दैट इज द लीडिंग, हमने डिस्कस कर लिया। देन वी हैव controlling. Our fourth function is controlling. How to control basically the performance of the organization, the performance of the individuals, the controlling of the information, the gathering of the information. ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग बेसिकली कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी और द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। नंबर वन, गैदर इंफॉर्मेशन दैट मेजर रिसेंट परफॉर्मेंस, यानी आप जो है ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करें। जैसे आप कंट्रोलिंग की हम बात कर रहे हैं ना, तो कंट्रोलिंग में हमें ये मालूम करना होगा कि हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस। जब तक हमें ये मालूम नहीं हो सकता कि हम किसी इंडिविजुअल की या कंपनी की परफॉर्मेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इसलिए उसकी मेजरमेंट के लिए हमें पता हो कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, बुरा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। तो अच्छा और बुरा परफॉर्म करना ऑर्गेनाइजेशन का जो है, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हैं रिलेवेंट टू द परफॉर्मेंस। इसलिए आपको सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए जो कि परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, परफॉर्मेंस को आप कैलकुलेट कर सकें। तो मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी आजकल कैलकुलेशन होती है बाकायदा। जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर करने के नंबर्स होते हैं, और नंबर्स के में भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीकों से ये हो सकता है। बट उससे मेजर करने से पहले द इंफॉर्मेशन यू शुड नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन। नंबर टू, कंपेयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस टू द प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। तो आपने जो पहले से बनाए हुए स्टैंडर्ड्स थे उसके साथ आपने कंपेयर करना है कि हमने शुरू में इस बंदे को ये टारगेट दिए थे, ये इसके केपीआईज थे, ये इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, ये इसके टारगेट्स थे, और उस टारगेट्स के ये स्टैंडर्ड्स थे। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस मैच कर रही है, और तो इसका मतलब है he or she is performing very well। और अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। Here they are talking about the performance appraisal system। तो एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए जो है उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जितना अच्छा होगा, उतना बेहतर जो है वो परफॉर्म करेगा। नंबर थ्री, डिटरमाइन मॉडिफिकेशन टू मीट द प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड्स जो प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं और जो परफॉर्मेंस है
उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन बेसिकली मॉडिफाई द प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। अगर वो प्रॉपर नहीं बने हुए या टारगेट्स और उनके दरमियान में कोई जो है वो फ्लॉ है, कोई गैप है, तो आप उन प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड्स के अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स है या टारगेट्स है उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि स्टैंडर्ड्स और आपके जो टारगेट्स हैं वो आपस में अचीव मैच करें। क्योंकि स्टैंडर्ड्स और टारगेट का आपस में मैच ना होना जो है, दैट इज द प्रॉब्लम। कि आपने उसे काम एक दिया था और चेक दूसरी चीज कर रहे हैं, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए जो काम दिया था उस काम को चेक करने के लिए ही उसी तरह के ही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जिसे आप जो है इस्तेमाल करके उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सके। देन वी हैव process by which a person, a group or organization जो है वो continuously monitoring the performance and take corrective actions। तो सर एक क्यूरियस सर, वो जो सॉरी टू इंटरप्ट सर, जो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस करा है परफॉर्मेंस के फैक्टर्स का, तो सर परफॉर्मेंस को हम लोग मतलब रैंकिंग किस हिसाब से करेंगे? अगर जिस तरीके से हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स निकल आते हैं परफॉर्मेंस के, तो किस रैंक के हिसाब से किसको सजेस्ट करेंगे हम? तो सर ठीक वो वाला है, फैक्टर आप अच्छा थोड़ा। क्वेश्चन है। वैसे तो इस सवाल के जवाब के लिए आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो पूरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग में इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा इसका पोर्शन जो है वो दिया है। तो बहरहाल इसके अंदर ओके सर। इसके अंदर जो है इसको चेक करने के दो बेसिक जो है वो मेथड्स होते हैं। एक को जो है वो हम कहते हैं बिहेवियर ओरिएंटेड और एक को हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। तो परफॉर्मेंस को चेक करने के भी दो तरीके हैं। तो बिहेवियर का मतलब है दैट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि किसी जॉब के लिए उसकी जरूरत होती है। और रिजल्ट का मतलब है जी आपको हमने ये काम दिया था, आपने काम किया, अगर आपने किया तो इसका मतलब है कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर आपने काम नहीं किया तो इसका मतलब है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इस ओके सर, बात यानी जी जी बोले। यानी सर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट फैक्टर आपका वेरी करता है इसके अंदर, इन हाँ सिनेरियोस के अंदर, डेफिनेटली ये देखना। ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के ऊपर है बिल्कुल। तो ओके सर। अगर फर्ज करो कि आपके यहाँ अगर लोग परफॉर्म ही नहीं करते, यानी उनके पास वो जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ लोग काम ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए क्या होगा कि आप उन्हें बोलेंगे भाई ये काम है इसको करके लाओ। अगर वो काम करके ला देता है तो अच्छा परफॉर्मर है, अगर वो काम नहीं करके ला देता है तो बुरा परफॉर्मर है। लेकिन ओके सर। हम अगर सिर्फ इसी चीज के पीछे जो है वो पड़े जाएंगे कि भाई ये काम करके ला दे तो ये अच्छा परफॉर्मर है, अगर काम करके नहीं ला देगा तो ये बुरा परफॉर्मर है, तो इसका मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए अगर आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो बिहेवियर का भी रखें। क्या वो जो है किस तरह डील करता है लोगों के साथ, बदतमीजी तो नहीं करता, अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे लेके चल रहा है, कॉम्पिटेंसी को कैसे बढ़ा रहा है, कोई नई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेशन उसने ली है या नहीं ली है। ये वो चीजें हैं जो कि आपके उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। अगर ये पार्ट नहीं होगा तो लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, बल्कि उस काम में लगे रहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन उनको देगी। और इसका मतलब ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज का आना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि न्यू आइडियाज आते हैं नई लर्निंग से। जब आपके एम्प्लॉय कुछ नया लर्न ही नहीं करेंगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे। इसलिए आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मिक्सचर होना चाहिए ऑफ द बोथ। एक कम होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि 50-50% हो। बेहतर है कि एक जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा है उसके ज्यादा नंबर होने चाहिए, और जिसमें प्रॉब्लम कम है उसके कम होने चाहिए। इनिशियली रिजल्ट ओरिएंटेड रख दें और उसके बाद कुछ पोर्शन फर्स्ट करो 80% रिजल्ट ओरिएंटेड और 20% जो है वो बिहेवियर ओरिएंटेड। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको ये पता चल जाए कि नाउ
we have established the culture which is performance oriented, तो फिर आप उसके अंदर जो है उसका नंबर बढ़ाते जाएं, बिहेवियर के नंबर बढ़ाते जाएं, रिजल्ट के कम करते जाएं, क्योंकि रिजल्ट्स तो वैसे ही कल्चर डेवलप हो चुका है, तो रिजल्ट तो सबने देना ही देना है हर सूरत में। अब उनकी क्रिएटिविटी, उनके कॉम्पिटेंसी, उनके ऑब्जेक्ट, इन चीजों पर आप मार्क्स बढ़ा दें ताकि लोग वहां काम करें। ठीक है भाई? ओके सर, थैंक यू सर, गॉट अब इट। इसके स्केल्स भी होते हैं, तो वो फिर बहुत डिफरेंट लंबी कहानी हो जाएगी जो यहाँ पे कवर नहीं हो सकती। ओके सर, ओके सर। ठीक है जी। कंट्रोलिंग की हम बात कर रहे हैं जी, तो कंट्रोलिंग के अंदर जो है वो कॉन्शियसली जो है वो हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को, और उसके के साथ साथ जो है वो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो हमें जो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए कोई प्रॉब्लम नजर आता है, उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमें एक्शन लेने होते हैं। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इसमें ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। ओवरऑल ये तमाम लोग जो है लोगों को की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर करते हैं, और फिर उनके जो है वो करेक्टिव एक्शन जो है वो लेते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है और इंडिविजुअल जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। दैट इज कंट्रोलिंग। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बेसिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बेसिक जो है वैसे अब तक जो है पढ़े, वो 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 टॉप मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट, नंबर 2 मिडिल मैनेजर्स और मिडिल मैनेजमेंट, नंबर 3 लाइन मैनेजर्स और लाइन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर चौथा भी इन्होंने डाल दिया नया कि नॉन मैनेजर्स, यानी वो लोग जो मैनेजरियल स्टाफ में नहीं आते, उनको नॉन मैनेजर्स करके जो है इसमें डाल दिया है। तो ये भी एक लेयर होती है, पहले ये नहीं होता था। अभी नई जैसे मैनेजमेंट की थ्योरीज आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं, तो लोगों ने कहा भाई ये नीचे वाले भी तो है, इनका भी कुछ ख्याल कर लो, ये भी बेचारे किसी न किसी पोर्शन में डाल दें आप इनको। तो ये जो पैरामिड आपको नजर आ रहा है, ये पैरामिड जो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो कोई मुझे बता सकता है कि ये पैरामिड हमें क्या बता रहा है? पैरामिड को अगर देखें तो क्या लग रहा है आपको? सर लेवल्स लग रहे हैं जिसके अंदर से आपकी बॉटम टू टॉप की तरफ मूवमेंट हो रही है। अगर आप नॉन मैनेजर्स पर देखें, फिर उसके बाद सर फर्स्ट टाइम मैनेजर, मिडिल मैनेजर्स एंड देन टॉप मैनेजर्स। तो सर इस तरह की स्ट्रेटजीज लग रही है। ओके, जो ठीक है। जहाँ तक एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहेगा कि भाई ये आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है इस पैरामिड में? सर सर ये पैरामीटर जो है इसमें शेप जो है वो वाइड हुआ जा रहा है नीचे की तरफ आते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या मतलब है इसका? तो इसका वाइड हो गया। मतलब है जैसे मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स आपके उसके नीचे मिडिल मैनेजर्स हैं वो ज्यादा हैं, फिर बिल्कुल। फर्स्ट लाइन मैनेजर ज्यादा हैं, फिर नॉन मैनेजर उससे ज्यादा हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम जो है वो ये और कोई आपका जो है वो इससे रिलेवेंट किसी का और का कमेंट? सर ये ट्रायंगल बेसिकली बता रहा है जो सबसे ऊपर है ये हमारी टॉप मैनेजमेंट है, जिसके हाथ में बिल्कुल डिसीजंस जो जो बेसिकली डिसीजन जो कर रही होती है कंपनी के लिए, बिल्कुल उसके हाथ में की होती है एक। और उसके बाद वो मिडिल मैनेजर्स जैसे हमारे ये जो छोटे छोटे मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो उनसे थोड़े और छोटे, फिर उसके नीचे स्टाफ जो होता है हमारा बेसिकली। सर कंपनी का एक तरीके से फ्लो जो होता है ना, वो टॉप मैनेजर संभाल रहे होते हैं। उसके बाद फिर जिस तरह अगर आप बोल रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई करता है, तो देखें वो फिर टॉप मैनेजर्स के नीचे आता है। इसी तरह एक बंदा होता है जो टीम लीड कर रहा होता है, सही है, तो वो किस में आ जाएगा? फर्स्ट लाइन मैनेजर में आ जाएगा। इसी तरह जो है नॉन मैनेजर वो होते हैं जो टीम के अंदर सारे काम कर रहे होते हैं, सब डिवाइड करके काम कर रहे होते हैं एज अ टीम। ओके जोहेब, थैंक यू वेरी मच। तो जी ये पैरामिड हमें ये बता रहा है जी कि जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं उसमें। फिर उसके बाद मिडिल मैनेजर्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है। तो नॉन मैनेजरियल स्टाफ की तादाद सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, या जिसको हम जो है वो टॉप, मिडिल एंड लोअर, जिसको हम कहते हैं लोअर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, फिर मिडिल लाइन मैनेजर्स होते हैं, और फिर टॉप। तो टॉप में सबसे कम होते हैं और लोअर वाले में सबसे ज्यादा जो है
वो लोग होते हैं। लेकिन सैलरी के लिहाज से देखें तो सबसे टॉप पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो नीचे वाले जो सबसे ज्यादा लोग हैं उनसे भी ज्यादा सैलरी ले रहे होते हैं। लोग कम होते हैं लेकिन सैलरी इन नीचे वाले जो सबसे ज्यादा होते हैं उनसे भी ज्यादा सैलरी जो है ये लोग ले रहे होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट में बैठे होते हैं। तो आप लोगों की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट में जाएं, और टॉप मैनेजमेंट में जाने के लिए डेफिनेटली आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तो आप टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल जाएंगे। और अदरवाइज फिर आप नॉन मैनेजर या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तक ही आमतौर पर जो लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में भी बहुत मुश्किल से लोग जाते हैं, फिर टॉप मैनेजमेंट में जाना तो और मुश्किल काम है। तो दैट विल बी वेरी सवाल है सर, सॉरी एक क्वेश्चन है मेरा, जी सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। ये टॉप मैनेजर्स में जो आएंगे वो मैनेजर्स ही होंगे, या फिर जो जैसे होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, फिर इसके अलावा मिडिल मैनेजर्स में भी सिर्फ मैनेजर्स ही होंगे, या फिर ये डायरेक्टर्स वगैरह सबको मिला के जो हो? ये चीज़ पूछनी थी। गुड क्वेश्चन। अब इस सवाल का आपका जो जवाब है ना आपने थोड़ा जल्दी कर लिया, क्योंकि आगे जो है इन्हीं आगे जो स्लाइड्स हैं वो इन्हीं सवाल के जवाब के लिए ही दी गई हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं आपको पहले जवाब दे दूं, हम उन्हीं स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो उसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है। ओके जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कौन लोग होते हैं जी? टॉप मैनेजमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो लोग होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शंस देते हैं, जो भाई ये काम कौन सा कैसे क्या होगा, डायरेक्शंस देकर फारिग हो जाते हैं। स्ट्रेटजीज बनाते हैं, गोल्स डिजाइन करते हैं फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए प्लानिंग करते हैं और फिर वहीं से लीड करते हैं। और उसके बाद स्टेक होल्डर्स जो होते हैं या स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं उनको जो है कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट विद की स्टेक होल्डर्स, द स्टॉक होल्डर्स, यूनियंस, गवर्नमेंटल एजेंसीज और द कंपनी पॉलिसीज। यही लोग जो होते हैं यूज मल्टीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन कॉम्पिटेंसी टू लीड द फर्म इज क्रूशियल। तो यही लोग होते हैं कि जो फर्म को असल में लीड कर रहे होते हैं। इनकी कॉम्पिटेंसी की वजह से जो है वो फर्म या तो बहुत अच्छी चल रही होती है या बहुत बुरी चल रही होती है। ये वो लोग होते हैं जो नॉन मैनेजर लोग हैं बेचारे, उनका तो इतना ज्यादा कसूर नहीं होता, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी यहाँ बनती है ना उन उस स्ट्रेटेजी की बेस पर जो है तमाम चीजें जो है वो चल रही होती हैं। इसलिए हम जो है वो इसके अंदर जिन लोगों को हम देखते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट में लोग आते हैं, उसके अंदर उनके जो लोग होते हैं उसमें आम तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या डायरेक्टर्स भी आप कह सकते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, ये वो लोग हैं जो कि आपके जो है टॉप मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। जनरल मैनेजर्स भी इसी का पार्ट होते हैं। देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आगे जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में हैव डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, जैसा कि फोरमैन है, सुपरवाइजर्स हैं, क्लरिकल सुपरवाइजर्स हैं। ये जो सुपरवाइजर ये फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं जो डायरेक्टली लिंक होते हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ, जैसा कि प्रोडक्शन में कोई बंदा खड़ा हुआ है, जैसा कि कोई HR के फंक्शन, ये फंक्शनल जो एरियाज होते हैं उसके अंदर जो लोग असल में काम कर रहे होते हैं वो ये लोग होते हैं, और इनके अंदर में टीम होती है जो कि काम कर रहे होते हैं। उसके बाद लोग होते हैं मिडिल मैनेजर्स, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट एम्प्लॉइज एक्टिविटी, डिटरमाइन विच गुड्स और सर्विसेज टू प्रोवाइड, कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, डिसाइड हाउ टू मेक मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो आप ये डिसाइड करते हैं किस तरह जो आपने गुड्स और सर्विसेज बनाई है उसे मार्केट के अंदर कैसे ले जाना है और मार्केट के प्रमोशन उसकी कैसे करना है। इसके अंदर आमतौर पर असिस्टेंट मैनेजर्स या सेक्शनल जो हेड होते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग वो लोग हैं जो कि
ओवरऑल जो है वो डायरेक्शन देते हैं कंपनी को, जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। ये वो लोग हैं जो कि अच्छा जी, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स directly responsible for producing for the production of goods and services. Employee who report the first line managers do the organization work. असल में वो लोग जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं वही असल काम करने वाले होते हैं, उन्होंने काम करना होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो नॉन मैनेजर्स होते हैं काम उन्होंने करना होता है बेचारों ने, और वो लोग इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। Spend little time with the top managers in large organization. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनको बड़े लोगों के साथ या बड़ी टॉप मैनेजमेंट के साथ आमतौर पर मुलाकात बहुत कम होती है। कभी कभार साल में 2-4 मीटिंग्स हो गई तो हो गई, अदरवाइज बहुत कम होती है। ये लोग जो है वो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं, तो इन लोगों के लिए टेक्निकली एक्सपर्टीज का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। Rely on the planning and administration, self-management, teamwork, communication, competency to get the work done. तो ये इनका जो ओवरऑल जो रिलाई होता है, ये एम्फेसिस होता है, वो इन चीजों के ऊपर होता है, जिसमें प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है या सेल्फ मैनेजमेंट, जो अभी हमने थोड़ी सी उसके अंदर देखे, जो मैनेजरियल फंक्शंस की कॉम्पिटेंसी थी उसके अंदर जो है वो हमने देखा। Then we have middle managers responsible for setting objectives that are consistent with the top management goals and translating into the specific goals and plans for first line managers to implement. अच्छा जी, तो मिडिल मैनेजर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं इनटू गोल्स, और फिर वो गोल्स जो है आगे ट्रांसफर करते हैं टू दी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो मिडिल मैनेजर्स जो है आमतौर पर ये इनका लिंक होता है टॉप मैनेजमेंट से, और नीचे जो है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो होती है उससे ये लिंक करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है आमतौर पर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं चीजें। जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट में या स्ट्रेटजी मेकिंग और मिडिल मैनेजमेंट में होती है, और फर्स्ट लाइन यानी मिडिल लोअर मैनेजमेंट के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज इन द फर्स्ट लाइन मैनेजर, यस ये मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटी होती है उसके दरमियान में ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। Establish targets, dates for the production services to be delivered. ये बताते हैं कि कौन सी सर्विस कब डिलीवर होनी है, कब प्रोडक्शन होनी है, और कब जो है कस्टमर तक कौन सी चीज पहुंचनी है, तो ये सारी चीजें ये कर रहे होते हैं। नीड कोऑर्डिनेट विद द अदर फॉर रिसोर्सेज, दूसरे लोगों के साथ सप्लाई चेन या रिटेलर या आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है वो ये लोग जो है कर रहे होते हैं। एबिलिटी टू डेवलप अदर्स इज इम्पोर्टेंट, तो जो उनके अंडर में उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का या उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना, उनकी ट्रेनिंग अरेंज करना, उनकी ये सारी चीजें करना जो है ये इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये भी उसी चीज पर रिलाई करते हैं जो, क्योंकि मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसी का यहाँ जिक्र किया गया है, तो जिसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें इसलिए होती है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। अच्छा, ये अब तक यहाँ तक 31 जो स्लाइड्स हैं, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट, इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ लें, फिर मैं आखिरी स्लाइड की तरफ जाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन अब तक अगर है तो पूछ ले प्लीज। नो सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी तक क्लियर है। Anyone else please? मोहम्मद वासिफ के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू द मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरियल स्टाफ? कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज आप जरूर पूछें, अगर नहीं है तो फिर हम दानियाल ने कहा कि जी नो क्वेश्चन। अच्छा जी, तो मैं पूछ लेता हूँ जरा, किससे पूछूं? अरब सिद्दीक से। अरब, आप जरा बताएं कि जो मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं? सर 5 लेवल होते हैं, अभी देखे हमने। टॉप होता है, फिर उसके बाद मीडियम लेवल। आप किधर थे? आप तो थे नहीं यहाँ पे क्लास में, कहाँ गए हुए थे? नहीं तो सर, आपको तो ढूंढ रहे हैं काफी देर से, आप मिल ही नहीं थे। क्या सो रहे थे क्या? स्टार्टिंग से यहीं पे हूँ। अच्छा, तो आपको पहले जब मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन किया था, आप मौजूद थे क्या? जी सर, आपको आंसर दिया तो था। आपने दिया था आंसर, चलो जी, आप कह रहे हैं तो जी मान दिया लेते था हैं। सर।
ठीक है नहीं जी। सर, तो आप पूछ लें अब आप सबसे। बताएं तो कितने लेवल होते हैं फिर? सर टॉप मैनेजर होता है, फिर उसके बाद मिडिल मैनेजर होता है, फिर उसके बाद लोअर मतलब नो मैनेजर होता है, अभी जो पढ़ा था। ठीक है, तो कितने लेवल हो गए? 3 हो गए सर। 3 हो गए, तो आपने तो 4 पढ़े। सर बीच में कोई एक और एडजस्ट हो गया। कोई सर एडजस्ट टॉप था, उसके बाद मिडिल था, फिर उसके बाद नो मैनेजर था आई गेस, फिर चले उस कोई बीच बात में नहीं, कोई इशू नहीं है, किसी और से पूछ लेते हैं, वो हमें सही बता देगा। तो और कौन सही बताएगा हमें? सर मैं बताऊं? जी प्लीज। सो वैसे तो टेक्निकली 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर, बट दे हैव एडेड वन मोर लेयर व्हिच इज नॉन मैनेजर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 4 जो है वो हमने अभी तक पढ़े हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज। या जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजरियल स्टाफ। तो ये 4 लेयर्स होती हैं जो कि हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो अब इसके अंदर जो अच्छी और चीजें हैं जो कि इस इन पूरे लेक्चर का जो खुलासा है, उसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है कि जो मॉडल है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी का, वो क्या है। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है इसके अंदर, वो ये है कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के। और तीसरी चीज जो आपने इसमें याद रखने वाली है वो है कि मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं। ये 3 चीजें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। टिप्स पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो ऐसा लगे कि बस आपको जैसे रटी हुई होती है ना, ऐसे बिल्कुल डिट्टो आप फौरन बता देंगे हाँ जी ये लेवल होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का जो खुलासा है ये 3 चीजें हैं। और इसके साथ एक और चीज अगर आप कर लें जो कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये चैप्टर समझे आपका तकरीबन क्लियर हो गया। तो दोबारा बता देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 2 जो है वो है हमारे पास जो मैनेजर्स है उनकी कॉम्पिटेंसी का मॉडल, नंबर 3 मैनेजमेंट के फंक्शंस, और नंबर 4 जो है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, तो कोई बताएगा कि अभी जो मैंने 4 चीजें बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, ताकि आपको याद हो जाए, रिपीट कर लूंगा। सर may I? यस प्लीज। Sir, number 1, management definition. Number 2 is of role of management with managerial competency model, managerial competencies. Third one is of functions of management, and the fourth one is of basic level management types. Okay, level of management. Okay, thank you very much. Anyone else? ये जी दानियाल ने बताया है कि मॉडल, फंक्शंस ऑफ मैनेजिंग, लेवल, और पता नहीं क्या क्या बता रहे हो यार तुम, लिखने में शायद सर ये मसला है कि होगा। बेसिकली के सर क्या डेफिनेशन है, मैनेजर की functions डेफिनेशन है, ठीक है, और सर फंक्शनैलिटी ऑफ मैनेजिंग जो भी हमारे मैनेजर की फंक्शनैलिटी होती है, और लेवल्स ऑफ मैनेजर्स कितने हैं, ठीक है। और अगर हो सके तो डेफिनेशन मैनेजर की। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मॉडल ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, मैनेजमेंट के फंक्शंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 चीजें इस पूरे चैप्टर को कवर करती हैं। अगर आपको ये 4 चीजें याद हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर आपने कवर कर लिया, और इस चैप्टर में से कोई भी सवाल आएगा तो उसको आप फटाफट लिख लेंगे और 100% मार्क्स लेके चले जाएंगे आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते ये चैप्टर हमारा एंड होता है विद वन मोर स्लाइड। हमारे पास ये जी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है, दैट इज मैनेजमेंट लेवल्स एंड स्किल्स। ये एक तरफ मैनेजमेंट के लेवल्स हैं जिसमें टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है और सुपरवाइजर या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो हमने बात की है वो है। इनके लिए जो स्किल्स नीडेड है, यहाँ पे एक एक स्किल लिखी हुई है, वैसे और भी इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो 1 जो है यहाँ लिखी हुई है कि जो टॉप मैनेजर्स हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्चुअल स्किल्स, के चीजों को कंसेप्चुअलाइज कैसे करते हैं।
कंसेप्चुअलाइज से मुराद ये है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है, जो कंपनी का इन्वायरमेंट है, इस पूरे को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें से अपने लिए कैसे अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनका ये अपॉर्चुनिस्ट है, इनका काम है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपवर्ड मूव करे, नई नई अपॉर्चुनिटी को कैश करें जो मार्केट में आई हुई है। तो जब तक इनको इंडस्ट्री या इकोनॉमी के बारे में या एक्सटर्नल ओरिएंटेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि इस वक्त मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास क्या स्किल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट के जो लोग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इनका काम यही है कि ये बस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। देन वी हैव अ मिडिल मैनेजर्स। ये टॉप मैनेजमेंट वाले ये बता देते हैं कि भाई देखो ये मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है और इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह आप कैश कर सकते हैं, ये बताना टॉप मैनेजमेंट का काम है। फिर वो ये काम करके शिफ्ट कर देते हैं मिडिल मैनेजमेंट के पास बोलते हैं जी बेटा अब आप ये करो। अब मिडिल मैनेजमेंट ने क्या करना है, मिडिल मैनेजमेंट ने जो है इस यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनको ह्यूमन स्किल्स जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इनके। हाँ, कैसे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि सप्लायर से भी निगोशिएट करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रिटेलर से भी निगोशिएट करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट के दरमियान में भी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। तो इन तीनों कामों में इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो रिलेशनशिप को डेवलप करना है। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने इनको ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एवरीथिंग जो है वो बनाकर दे दिए, इसमें से उन्होंने अपने गोल्स और टारगेट देकर नीचे वाले जो लोग हैं उनको जो है उनके सपोर्ट करना है ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके बाद ये निकल जाएंगे कि किस तरह अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, प्रमोशंस कैसे करें, कंपैटिटिव एडवांटेज कैसे लेकर आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कंपैटिटर क्या क्या कर रहा है उसके ऊपर नजर रखें ये, और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करें। ये सब इनका काम है। ये सारी चीजें होती हैं ह्यूमन स्किल्स के साथ। आपके पास अच्छी ह्यूमन स्किल्स होगी तो ये आप कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे वाला लेवल है जो कि ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी या फर्स्ट लाइन मैनेजर जिसको हम कहते हैं, या लोअर मैनेजमेंट भी जिसको हम कहते हैं। इनके लिए जरूरी है कि टेक्निकली साउंड होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि असल काम इन्होंने करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने असल काम करना है, एचआर में भी हो, फाइनेंस में हो, प्रोडक्शन में हो, मार्केटिंग में हो। इन्होंने जाकर सेल इन्होंने करनी है, इन्होंने जाकर एचआर की जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, इन्होंने फाइनेंस वालों ने जाकर फाइनेंस का एक्चुअल डेबिट क्रेडिट जो है वो इन लोगों ने करना है। इसलिए इनको टेक्निकली साउंड होना बड़ा जरूरी है। तो इनका टेक्निकली साउंड होना बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए जी। तो ये आज का लेक्चर हमारा, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी जो स्लाइड्स थी यहाँ पर एंड होती है। कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप प्लीज जरूर पूछ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर ये है कि हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद हम वापस आएंगे 40 पर 440 पर जो है हम दोबारा जो है हमारी मुलाकात होगी। उससे पहले अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमारे पास इस सेशन को ख़त्म होने में तकरीबन 1 मिनट के करीब बाकी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। और अदरवाइज जैसे ये सेशन ख़त्म होगा तो 15 मिनट्स का आपका ब्रेक है और उसके बाद आप 40 पर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। ओके, मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं। नो क्यूरी। नो क्यूरी, किसी का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल सब लोगों को माशाल्लाह से अच्छे से समझ आ रहा है। खुश आइंद बात है कि आप सब लोग इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में 15 मिनट के ब्रेक के साथ। नमाज पढ़े। अटेंडेंस के लिए जो है वासिफ आप अटेंडेंस जो है ज़रा यहाँ से ले लें इनकी,
ये 13 लोग हैं अभी भी, यानी मुझे मिलाकर 13 लोग आज अवेलेबल थे, अभी भी अवेलेबल हैं इनके। अगर आप पिक ले लें ताकि जो है ये आप मुझे फिर बना यस सर, मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट की स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।